Yes, please. Good evening, everyone. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 Panchkula. This is CA Dheeraj here and hope so you all are well. Today is basically your first session of class +2 जिसमें सर हम लोग बेसिकली +2 में इकोनॉमिक्स में टू टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं जिनमें से पार्ट ए आप लोगों का है रिगार्डिंग द सर मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड पार्ट बी जो सिलेबस में आप लोगों के बिल्कुल एक नई टाइप डिस्कस की गई है दैट इज इंडियन इकोनॉमी। सो बेसिकली सर अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं, इकोनॉमिक्स की तो सर दो ब्रांचेस हैं जो आप लोग वेल नोन हैं, दैट इज वन इज माइक्रो जो आप लोगों ने +1 लेवल पे क्या की है, डिस्कस की है, क्लियर। एंड द नंबर 2 इज मैक्रो इकोनॉमिक्स जो आप लोगों के +2 में हम लोग क्या करने वाले हैं विद कंप्लीट 40 मार्क्स की वेटेज के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं, क्लियर। बट सर एक साइड बाय साइड इन्होंने एक डिफरेंट पार्ट, क्योंकि जहां पे आप लोग ऑलरेडी मैक्रो इकोनॉमिक्स डील कर रहे हैं जहां पे इकोनॉमी लेवल की आप लोग बात करेंगे, तो आपको आई थिंक सो थोड़ा सा आपके पास्ट आपके प्रेजेंट के बारे में भी पता होना चाहिए कि एट प्रेजेंट हम लोगों की जो इंडियन इकोनॉमी है उसकी सिचुएशन क्या है। एंड अनडाउटेडली इतना तो सर वेरी वेल नॉन है कि हम लोग सर ब्रिटिश रूल से अंडर होते हुए आए हैं एंड फ्रीडम जो आप लोगों को मिली, हम लोगों को जो मिली वो 1947 में फ्रीडम मिली। एंड तब से लेकर टिल डेट तक अगर हम देखें कि हमारी इकोनॉमी ने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे, क्लियर। सो रिगार्डिंग द हिस्ट्री काइंड ऑफ मैं हल्का सा वर्ड इसको यूज कर सकता हूं कि इंडियन इकोनॉमी में आपको क्या चीज मिलने वाली है सर। इसमें हम लोग अपनी इकोनॉमी का, अपनी इंडियन इकोनॉमी का पास्ट डिस्कस करेंगे कि हम लोगों की इंडिया की जो पोजीशन है, इंडिया की जो पोजीशन है 1947 के टाइम पे क्या थी जब ब्रिटिशर छोड़कर गए, जब ब्रिटिशर से हम लोगों को क्या मिली, फ्रीडम मिली, उस टाइम पे हमारे पास क्या रिसोर्सेज थे, कितनी एबिलिटी थी, हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट का सिस्टम कैसे बना, ये सारी प्रैक्टिकल नॉलेज आप लोगों को मिलेगी इन द इंडियन इकोनॉमी, क्लियर। बट सर मेरे लिए हमेशा ही इंटरेस्टिंग पार्ट जो रहा है, स्टार्टिंग से जो इंटरेस्टिंग पार्ट रहा है वो ऑलवेज है सर मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्लियर। बहुत ही बढ़िया। प्लस द मेन थिंग इज हम लोगों ने +1 लेवल पे जितने भी कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों ने डिस्कस किए होंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक छोटे लेवल की, दैट मींस एक कंज्यूमर के लेवल के, एक प्रोड्यूसर के लेवल पे, एक सिंगल इंडस्ट्री के लेवल पे शायद आप लोगों ने डिस्कशन की होगी। एंड द मेन थिंग इज अगर एक सिंपल सा वर्ड बोलूं, पूरी तेरी +1 इकोनॉमिक्स, पूरी +1 इकोनॉमिक्स एक वर्ड पे निकल गई, दैट इज प्राइस सर। एंड उस प्राइस को अफेक्ट करने वाले नॉर्मली कौन थे, तुम्हारी मार्केट फोर्सेस, जिसको वर्ड हम क्या बोलते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। बट सर एक चीज बताओ, लिटरली फील करके बताना, जितने भी तुमने +1 में कॉन्सेप्ट्स पढ़े, मैं तो +1 की इकोनॉमिक्स को 4 वर्ड्स में डिस्कस करता हूं नॉर्मली, तेरे को अभी के अभी सारे गिनाऊंगा कि तुमने उन 4 वर्ड्स में ही इकोनॉमिक्स पढ़ी है, उसके अलावा कोई वर्ड आपके साथ डिस्कस हुआ ही नहीं। एंड जिसका कंप्लीट होल थीम तेरी पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स को कंट्रोल करने वाला ओनली वन फैक्टर था, एंड दैट इज प्राइस, क्लियर। क्योंकि नॉर्मली सर आपने हर जगह पे प्राइस में ही क्या देखी हैं, फ्लक्चुएशंस देखी हैं, और तुझे सिर्फ और सिर्फ या तो कंज्यूमर की पड़ी थी या सिर्फ और सिर्फ किसकी पड़ी थी, प्रोड्यूसर की पड़ी थी। और इन दोनों से मिलकर जहां पे तुम्हारे बायर एंड सेलर मेट करते हैं उसको वर्ड आप क्या यूज करते हैं, मार्केट। क्या तुम इसके बाहर निकले? नहीं सर। हमने लिटरली नहीं सोचा कि सर इंडियन इकोनॉमी पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। अपने को पूरी इकोनॉमिक्स में, पूरी +1 में फोकस रखा गया सिर्फ एक कंज्यूमर पे, सिर्फ एक प्रोड्यूसर पे, कि सर उसका इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करो कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहां हो या प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम कहां अचीव होगा, कहां पे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी हाई होगी, कहां पे वो प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा एंड कहां पे वो प्रोडक्शन बंद करेगा। एंड वो भी लास्ट में जाकर एक आपको फॉर्म्स ऑफ मार्केट क्या किया गया, डिस्कस किया गया, जिसमें आपने एक नया वर्ड सुना होगा, प्राइस, या नॉर्मली परफेक्ट कंपटीशन, क्लियर। वैसे सर बड़ी गलती की बात है कि सीबीएसई ने बैकएंड से सिलेबस कट कर दिया अबाउट द मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड द ओलिगोपोली, द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट।
आई थिंक सो इन द स्कॉलरशिप एग्जाम में भी आप पूछ रहे थे सर हमारे सिलेबस में तो कल परफेक्ट कंपटीशन नहीं है, ये बीच में मोनोपोली वाले क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? बिकॉज ठीक है सर, एट दैट पार्ट बट द थिंग इज फॉर्म्स ऑफ मार्केट में हमारी 4 फॉर्म्स ऑफ मार्केट आती हैं, वो बात अलग है। सीबीएसई ने एक डाल दी तो अपन ही देख पड़ी, क्या इसका मतलब बाकी फॉर्म्स ऑफ मार्केट नहीं है? जो सीबीएसई दे देगा वही एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं सर। ये +1 की जो इकोनॉमिक्स आप लोगों ने डिस्कस की है, जितने भी पॉइंट्स आप लोगों ने पढ़े हैं, वेरी वेल, बहुत अच्छा आप लोगों ने पढ़ा हुआ था, काफियों ने बड़ा अच्छा स्कोर भी करा आप में से। बट सर याद रखिएगा, रिमेंबर रखिएगा, दीज आर द बेस क्लासेस। +1 एंड +2 आर द बेस क्लासेस। जितना कंटेंट आप ये +1 में पढ़कर आए हैं, नथिंग गोज वेस्ट, कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा, एक एक वर्ड आप लोगों को काम आएगा। सर कहाँ पे? इन ग्रेजुएशन। सर कहाँ पे? इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जहां भी आप लोग जाएंगे, किसी भी नेक्स्ट ऑन फील्ड में अगर आप बैठेंगे, इवन सर आपका सीयूटी, चलो मैं कह रहा हूं बीकॉम को ही बेस मान लेते हैं कि बीकॉम भी अगर करेंगे, यही माइक्रो इकोनॉमिक्स, यही मैक्रो इकोनॉमिक्स दोबारा फिर आपको ये क्या होने वाली है, रिपीट होने वाली। तो हमारे लिए तो सर ये इसीलिए डिटेल्ड बन जाती है, क्योंकि जैसा हम लोग पढ़े, +1 +2 इकोनॉमिक्स अच्छे से रीड आउट करी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करी, हमें बीकॉम में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इन दैट सेंस क्यों सर? वही तो कंटेंट है, वही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वही डिमांड सप्लाई के कॉन्सेप्ट। एंड मैंने पूरी +1 को 4 वर्ड्स में डिवाइड करा, जिनमें से आप लोगों का पहला वर्ड आता है जी कंज्यूमर। वो तेरे स्टार्टिंग के माइक्रो के सारे पहले चैप्टर, कहां तक सर? थियोरी ऑफ डिमांड एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये सारे ही टॉपिक तेरे किसके ऊपर थे? कंज्यूमर के। क्लियर? क्योंकि नेचुरली डिमांड कौन करेगा सर? कंज्यूमर ही करेगा, नॉर्मल सेंस। एंड आफ्टर दैट इन्होंने वर्ड पकड़ लिया किसको सर? प्रोड्यूसर को, जिसमें आपने पहला चैप्टर कौन सा पढ़ा होगा? प्रोडक्शन फंक्शन। दूसरे नंबर पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, एंड प्रोड्यूसर की ही नेक्स्ट आगे कॉस्ट, रेवेन्यू, उसी के रिगार्डिंग आया। देन नंबर थर्ड वर्ड में डिस्कस करा इन्होंने वर्ड मार्केट, जिसमें आप लोगों ने टर्म डिस्कस की होगी अबाउट द परफेक्ट कंपटीशन के रिगार्डिंग, एंड द अदर वंस जो आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ी बट स्टिल आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड द ओलिगोपोली। डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट हैं जो आपको कहीं ना कहीं मैं आपको इन वेज में कहीं कवर अप करवा देंगे। जिनको नहीं भी नॉलेज होगी तो बैकअप आपको चलता रहेगा। एंड द लास्ट वर्ड इज मार्केट इकोनॉमी, जो आपका सबसे लास्ट चैप्टर था। पूरी इकोनॉमिक्स तेरी इन 4 वर्ड्स में खत्म हो। और स्टैट्स तर अलग था, स्टैटिस्टिक्स एक अलग चीज है, वो आपकी इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है, दैट इज बेस्ड ऑन द डाटा। आप लोगों ने जितनी भी स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा, मेन पहला वर्ड आपको क्या पढ़ाया गया होगा? डाटा। डाटा की कलेक्शन, डाटा की ऑर्गेनाइजेशन, डाटा की अरेंजमेंट, एवरीथिंग एवरीथिंग। चलो सर उसको छोड़ो, लेफ्ट पार्ट उसको छोड़े। अल्टीमेटली हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज स्पेशल इन +2 क्लास। हम यहाँ पे ये डिस्कस करते हैं कि जो बीत चुका वो तो छोड़ो परे सर, अब डिस्कस करते हैं कि रिगार्डिंग द +2 हम क्या पढ़ने वाले हैं, और हम लोगों का क्राइटेरिया क्या होगा, हम लोगों की क्लासेस का पैटर्न क्या होगा, दैट इज द मेन। क्लियर? सो बेसिकली सर मैंने सबसे पहले तो हमारी टोटल जितनी क्लास +2 का आप लोगों का सिलेबस है सर, पहले तो हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तो हम मेन डिस्कस करने वाले हैं क्या सर? मैक्रो इकोनॉमिक्स। एंड नंबर टू पार्ट आप लोगों का जो है दैट इज इंडियन इकोनॉमी। सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही सेम क्राइटेरिया जो आप लोगों का +1 में था। टोटल मार्क्स आप लोगों के कितने होंगे सर? 80 मार्क्स। टोटल कितने होंगे? 80 मार्क्स, एंड विद इक्वल वेटेज। मैक्रो भी कितनी आएगी सर? 40 मार्क्स, एंड इंडियन इकोनॉमी भी आपकी कितनी रहने वाली है? 40 मार्क्स, सेम कंटेंट। क्लियर? बट सर दोनों में से अगर मैं पूछूं इंटरेस्टिंग कौन सा रहेगा, मेरे लिए ऑलवेज हमेशा कौन सी रहती है? मैक्रो, क्योंकि इसमें कंसेप्चुअली पॉइंट बहुत बढ़िया है। लिटरली कि जो पहले आपका सर आउट ऑफ द बॉक्स नहीं निकले ना, जहां अपनी सोच पहले सिर्फ एक कंज्यूमर को लेकर, एक प्रोड्यूसर को लेकर, एक सिमिलर इंडस्ट्री को लेकर रही है ना, अब थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स जाएंगे। अब सर थोड़ी बड़ी बातें करो। बड़ी बातें का मतलब क्या है सर? इकोनॉमी लेवल की बातें करो, कि जैसे गवर्नमेंट हम लोगों की है, गवर्नमेंट जितनी भी डिसीजन मेकिंग करती है उसके बैकग्राउंड,
उसके बैकग्राउंड, जैसे अपन लोग नॉर्मली कुछ भी अगर इकोनॉमी में गलत होता है ना, कुछ भी अगर इंडिया में आपको लगता है कि सर ये गलत चल रहा है, आपा कहते हैं मोदी जी ऐसा नहीं करते, इसको ऐसा करना चाहिए, यहाँ पे ये रूल होना चाहिए। सर बेसिकली वो आपके अकेले के कहने पे थोड़ी होगा, या आपके अकेले के सोचने से थोड़ी होगा, बिकॉज शायद मे बी एट दैट पॉइंट आप सिर्फ अपने अकॉर्डिंग सोच रहे हैं, बट दैट पर्सन जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे है, जो पूरी इकोनॉमी को रेगुलेट कर रहा है, उसने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही नहीं, पूरे पूरे इंडिया के लिए प्लस ऑल ओवर द वर्ल्ड सबके अकॉर्डिंग टू सोचकर चलना है कि सर इस पॉलिसी का, इस रूल का ऑल ओवर द इकोनॉमी क्या इफेक्ट होगा। मतलब अगर लेट इट बी मैं बात कहूं कि सर मोदी जी बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, नो, बट उनके साथ पूरी टीम है, एक इकोनॉमिस्ट की टीम है जो उनका हर सिंगल इंपैक्ट, कोई भी नया रूल पास करने से, अब कितना बड़ा एक रूल पास हुआ था डीमोनेटाइजेशन 8 नवंबर 2016 को, सर पूरा धमाका हुआ था अल्टीमेटली किस बात को लेकर कि सुबह से 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे। क्या इमीडिएटली उन्होंने ये स्टेटमेंट सोची होगी, जबकि उसकी प्रेपरेशन कितनी पहले से स्टार्ट हो चुकी थी, उनके नोट्स प्रिंट होने कितनी पहले से स्टार्ट हो चुके थे। तो मतलब सर उन्होंने कुछ तो कंसिडर करा होगा, कुछ तो कंसिडर करा होगा कि अपा इतना बड़ा चेंज लाने जा रहे हैं, सिर्फ मेरे 500 के नोट बंद नहीं करे, पूरी दुनिया के जितने भी इंडिया में लीगल टेंडर ऑफ ₹500 था, 1000 था, उन्होंने क्या कर दिया, बंदी कर दी। सर ऐसे थोड़ी करा होगा। उन्होंने ये जो डिसीजन लिया, पहली बात क्या इंडिविजुअल के लेवल पे लिया, नहीं, किस लेवल पे लिया, ऑल ओवर द इकोनॉमी, दैट इज कॉल्ड एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। कि अब अपनी ना सोच सर बदलने वाली है, अब अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल ही चेंज होने वाले हैं। कि आपा लोगों ने जितना +1 में पढ़ा था, शायद आप में से कुछ चिंता कर रहा हो सर +1 में मैंने थोड़ा सा ठीक ठीक सा पढ़ा हुआ है जी, कि इतना भी मेरा कोई अच्छा नहीं हुआ हुआ, मुझे इतना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में शायद नहीं पता। नो नीड सर, नो नीड, कोई दिक्कत ही नहीं 1% भी माइंड में सोचने की, बिकॉज अब हमारा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो रहा है। पहले आपा यार सिर्फ और सिर्फ किसकी सोच रहे थे, एक सिंगल पर्सन की, अब किसके बारे में सोचना है, पूरी इकोनॉमी के बारे में। तो अब वो चीज मैटर नहीं करती, बट हाँ सर कहीं ना कहीं सपोर्ट आपको जरूर मिलेगी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी हुई है, तो देखो जी माइक्रो से ही नेक्स्ट आगे क्या बनती है, मैक्रो, इंडिविजुअल यूनिट से मिलकर ही क्या बनती है, पूरी इकोनॉमी, सिंपल सा पॉइंट। इसीलिए +1 में हमेशा क्या पढ़ाई जाती है, माइक्रो, एंड +2 में क्या पढ़ाई जाती है, मैक्रो। क्लियर। सो बेसिकली सर इस मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपके अगेन 40 मार्क्स, जिसका सर मेरा क्राइटेरिया क्या होगा, मैक्रो के तो कंप्लीट हम लोग क्या बनाने वाले हैं, एंड सर दे आर मोर देन इनफ कि आपको किसी बुक में रेफर करने की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा कंटेंट करने की जरूरत नहीं है। हाँ बाकी सर वही आता ना, जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा, वो हिसाब है, जितना आप लोग और एक्सप्लोर करना चाहते हैं दैट इज और बढ़िया चीज है। बट मैं तो एक एवरेज के लिए सहारे की बात कर रहा हूं, जो एक एवरेज स्टूडेंट है, अगर मैक्रो के ये नोट्स जो हम वर्ड टू वर्ड यहाँ पे मेंटेन करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी पे अगर इसको आप कंप्लीट कर लेते हैं, आई एश्योर यू, गारंटी दे रहा हूं सर अल्टीमेटली, कि आउट ऑफ 40 मार्क्स तेरे 30 से 32 नंबर कहीं नहीं जाने वाले, कहीं नहीं जाने वाले, गारंटीड, गारंटीड बोल रहा हूं। और रही बात थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे और अच्छा एक्सप्लोर करेंगे तो सर 40 में से 40 भी लेके आएंगे। ये मेरा हमेशा पॉजिटिव पॉइंट रहा है, ये मेरा हमेशा इंटरेस्टिंग पॉइंट रहा है, क्योंकि मुझे अच्छी लगती है तो इसको तो लिटरली पॉलिश करके दूंगा। कि मैक्रो इकोनॉमिक्स सर वर्ड टू वर्ड याद करेंगे, कि कोई भी कॉन्सेप्ट तेरा, कोई भी क्वेश्चन तेरे पेपर से बाहर नहीं होना चाहिए, इतनी की प्रैक्टिस आप इसमें ले लेंगे। सर इसका मतलब इंडियन अच्छी नहीं पढ़ाओगे, नहीं पढ़ेंगे, बट द थिंग इज इंडियन इकोनॉमी में जो हमें लिटिल बिट थोड़ा सा डर लगता है, वो लगता है सर रिगार्डिंग द वर्ड क्या, क्योंकि सर ये कुछ कुछ क्वेश्चंस, अब आपने हिस्ट्री वर्ड बोला है, एसएसटी से डर लगता था क्या, वाई, डाटा कौन से साल में क्या, मेरे को क्या पता, मैं वहां पे था ही नहीं लिटरली। अब ये भी बात करेंगे सर, मान लो 1947 पे ये हुआ, फलाना हुआ, उसमें इतना % हुआ, तो ये जब ईयर वाइज बात आनी शुरू हो जाती है, जब परसेंटेज वाइज इतना डाटा फेंकना शुरू कर देते हैं, तब
थोड़ी सी लिटिल बिट मेरे चांस होते हैं कि इसमें से नंबर मेरे कहीं कट जाए, बट इसको इस बार और ज्यादा इंप्रूव करेंगे, बिकॉज हर चैप्टर की कोशिश करेंगे मैं आप लोगों को समरी हैंड रिटन ही अपनी ओर से पढ़ेंगे, बुक से, बट उसका शॉर्ट क्रक्स निकाल के आप लोगों को हैंड रिटन दे दिया, क्लियर, सो दैट कि एज अ, बट मैं उसको क्यों नहीं प्रेफर करता, फिर बच्चा समरी भी हो जाता, फिर बुक पढ़ता ही नहीं है, वो हमेशा ही क्या पढ़ता है, फिर समरी नोट्स ही पढ़ेगा। जबकि सर समरी और मेन कंटेंट में फर्क क्या होगा, एक चीज बता, अगर मैंने मेन कंटेंट ही कॉपी करके दे दिया समरी लिख के, क्या वो फर्क कुछ? समरी का मतलब क्या होता है? अ शॉर्ट, शॉर्ट मतलब नॉट कंप्लीट, और वहीं पे अपने मार्क्स कटने के क्या होते हैं चांसेस। इसीलिए मैं कभी भी आईईडी में कोई रिस्क नहीं लेता। इसके लिए प्योर वर्ड टू वर्ड रीडिंग हम कहां से करेंगे सर? एंड सर ये बुक का नाम क्या होगा जो आप लोग नॉर्मली फॉलो करते हैं, दैट इज टीआरजे, क्लियर, बढ़िया बुक है सर। एंड प्लीज प्लीज, एज साहिल सर ने जैसे आपको कहा, क्या चीज, लेटेस्ट बुक जरूर लीजिएगा, पुरानी बुक्स में मत रहना। डाटा स्पेशली फॉर इकोनॉमिक्स में अगर चलो अकाउंट्स का तो फिर भी देख लेंगे यार, मेरा ना करना, क्योंकि ये आपका बिल्कुल क्या है, डाटा है, डाटा मींस बिल्कुल करंट बेस्ड होना चाहिए। जो सेशन, एंड ये बुक सेलर ना बड़े चालाक हैं कि आपको प्रीवियस वाला चिपका देंगे, बुक का सेकंड पेज ओपन करके एडिशन चेक कर लेना, 23 24 लिखा होना चाहिए बुक के सेकंड पेज पे, पेज टर्न करते ही देखना सेकंड पेज पे, वो कई बार पुराना देते हैं जी, नवा पीस पड़ा है, अब मेरे लिए तो पुराना है वो, मेरे लिए तो वो लास्ट ईयर का हो गया ना। और सर हर साल डाटा क्या होता है, चेंज होता है, ईयर बाय ईयर परसेंटेजेस कुछ कुछ चेंज होती हैं, कई बार रीसेंट अमेंडमेंट्स आई होती हैं, तो आप लोग कहीं पुरानी बुक पढ़ते रहें उसका कोई फायदा, क्लियर, सो ये हम लोगों का क्राइटेरिया रहने वाला। चलिए सर, डिस्कशन ऑफ, हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली जो अब डिस्कस करेंगे, दैट इज छोटा सा पॉइंट, ज्यादा नहीं टाइम लेंगे। आज हमारी डिस्कशन माइक्रो मैक्रो से ही शुरू हुई है, तो बेसिकली मैं एक छोटा सा डिफरेंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं अबाउट द माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, बट द मेन कंटेंट इज, जो मैंने स्टार्ट करवाना है, जो आप लोगों का प्रॉपर सेशन होगा नेक्स्ट, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, क्लियर। बट आज थोड़ा सा सेशन के कारण थोड़ा सा टाइम हमारे पास शॉर्टेज है, इसीलिए माइक्रो मैक्रो के रिगार्डिंग टू ही क्या करेंगे, डिस्कशन करें, क्लियर। चलिए हेडिंग लिखिए जी, चैप्टर 1 एंड 2, चैप्टर 1 एंड 2। सर ये 1 एंड 2 का मतलब क्या हुआ? 1 एंड 2 का मतलब है कि सर आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग टू ये दो चैप्टर हैं, बट हम इसको कंबाइन करके एक ही बनाए, क्लियर। क्योंकि सर वेटेज वाइज, अगर वेटेज वाइज बात करूं, जितना कंटेंट हम करने वाले हैं, दैट मींस आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स के पहले 4 चैप्टर, मैक्रो इकोनॉमिक्स के पहले 4 चैप्टर आपके टोटल 12 नंबर की क्या रखेंगे, वेटेज रखेंगे, क्लियर। और सर जितना बुक्स में इन्होंने कंटेंट दे रखा है, जितने पेजेस इन्होंने दे रखे हैं, क्या 12 नंबर में इतना पढ़ना पड़ेगा? जबकि 12 में से फिक्स है 6 नंबर की तो नेशनल इनकम आएगी, तो सर क्या 4-5 नंबर के लिए इतने पेजेस पढ़ने पड़ेंगे? इसीलिए हम लोग अकॉर्डिंग टू द वेटेज, सर ने आपको बताया था वी आर एग्जाम ओरिएंटेड, हम लोग स्टार्टिंग से ही क्या पढ़ेंगे सर, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, कि मेरी वेटेज के अकॉर्डिंग टू हम सर एक बार इसको मिक्स लेके चल रहे हैं, चैप्टर 1 एंड 2, जिसमें इंट्रोडक्शन, हेडिंग लिख लीजिए, टॉपिक का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन एंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स, some basic concepts of macroeconomics, that is our heading sir। इंट्रोडक्शन आपका चैप्टर 1 है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो आपका चैप्टर नंबर 2, तो हम लोग इसको कंबाइन लेने वाले। अच्छा, बिल्कुल बेसिक बात, सबसे पहला पॉइंट, इकोनॉमिक्स का ही वर्ड आप यूज करते हैं सर, व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, या जिसको मैं वर्ड बोलता हूं व्हाट इज बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। एक स्कॉलरशिप में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, जहां पे आप कह रहे थे सर यहाँ पे ऑल ऑफ दीज नहीं होना चाहिए, मैंने वर्ड क्या यूज करा, व्हाट इज बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो कई है, व्हाट इज द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, दैट इज स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, दिस इज द बेसिक, दिस इज द बेसिक, एंड ड्यू टू विच another problem occurs, that is problem of choice,
तो मैंने वर्ड वहां पे हल्का सा चेंज कर दिया था, मैंने वर्ड क्या कर दिया था, बेसिक। कि सर प्राइम इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपको पता होना चाहिए सर, बेसिक थिंग इज, एक चीज बताओ, अगर रिसोर्सेज इनफ होते, क्या तुम्हें इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ती क्या? इकोनॉमिक्स खत्म थी भाई, ये कुछ भी नहीं था अगर आपके अल्टीमेटली रिसोर्सेज क्या होते, इनफ होते। और दूसरी बात, चलो सर रिसोर्सेज भी अगर होते, क्या ह्यूमन वांट्स कभी लिमिटेड होती हैं? कभी बता दो सर, कसम खा के भगवान से मांगा हो, आखिरी बार मांग रहा हूं, अगली बार नहीं आऊंगा, उसी टाइम मुकर जाते हो। हर बार ये आखिरी होता है जी अपना तो। कभी अपनी वांट्स पूरी हुई हैं? हर बार कहते हैं बस इस बार बचा, एक बार, उसके बाद ही फिर साथ के साथ माइंड चल रहा होता अगली बार ये मांगू। ह्यूमन वांट्स सर, ह्यूमन वांट्स, अरे भाई साहब, हम लोगों की वांट्स अनलिमिटेड हैं तभी आत्मा है। अगर वांट्स लिमिटेड हो जाएं, सेटिस्फेक्शन मिल जाए, तो वही परमात्मा बन जाती है, उसको परमात्मा कहते हैं। That's why sir, that's why human wants are unlimited, and unlimited होने का कारण क्या है सर, अल्टीमेट, कि सर ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई, डे बाय डे फैसिलिटीज बढ़ती जा रही हैं, अपने लोगों की डिमांड भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। बट सर एक बात, क्या फिर यहाँ पे भी वही इकोनॉमिक प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले? हाँ, जो पहले थी। रिसोर्सेज तो पहले भी स्कार्स थे, रिसोर्सेज आज भी स्कार्स है, इसमें कौन सा कोई शक है जी? बट द थिंग इज, पहले तुम रिसोर्सेज की जो स्कैरसिटी थी, वो सिर्फ और सिर्फ सोच रहे थे एलोकेट करवाने के लिए टू एन इंडिविजुअल, टू एन फर्म, एक सिंगल इंडस्ट्री, सिंगल कंज्यूमर, सिंगल प्रोड्यूसर के लिए सोच रहे थे। अब वही व्यू पॉइंट चेंज हो गया कि हमें सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे ही नहीं, हमें इकोनॉमी लेवल पे सोचना है कि अल्टीमेट सर, अल्टीमेट, कि रिसोर्सेज की अगर एक सिंगल पर्सन वेस्टेज कर रहा है, तो सोच पूरे ऑल ओवर इंडिया कितनी वेस्टेज हो रही होगी। दैट्स व्हाई आई एम कंसर्न, दैट इज द मेन थिंग, दैट इज द मेन थिंग, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में सर व्यू पॉइंट तो वही है, व्यू पॉइंट तो वही है, वही इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, वही इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वही इकोनॉमिक इश्यूज। बट सर पहले हम कंसर्न थे एक सिंगल पर्सन के लिए, पहले आप उनको स्टडी कर रहे थे एक छोटे लेवल पे, अब उन्हीं थिंग्स को स्टडी करना एक बड़े लेवल पे, पूरी इकोनॉमी के लेवल पे, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर? सो सेंटर में लाइन ऊपर आप लिखिए, स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सर सेंटर में लाइन एंड साइड पे एक बेसिस का कॉलम, बेसिस माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या सर हमें इनको अलग अलग से एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए? नो, डायरेक्टली अगर आप डिफरेंस करेंगे तो मीनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हार्डली 1 नंबर या 2 नंबर में शायद कहीं में दिखने को मिले, शायद कहीं। क्लियर? तो उसके लिए मुझे पैराग्राफ पे पैराग्राफ बनाने की क्या जरूरत है सर? डिफरेंस करवा दीजिए, मेरा उतना मोटिव वैसे भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? सो बेसिकली सेंटर में लाइन सर, सेंटर में लाइन, एंड इस तरफ चलेगा हमारा बेसिस। किन कारणों से हम इनको अलग करने वाले हैं? चलिए जी, सबसे पहला तो मीनिंग, सबसे पहला तो मीनिंग, इट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज, comma problems, comma problems at a very small level, very small level, that is an individual, a firm, etc. बिल्कुल सर, शॉर्ट वेज में, शॉर्ट लैंग्वेज में हम लोग लिखेंगे, एंड जितनी भी नोटिंग या नोट्स आपको जो बनाए जाएंगे वो
मिक्सअप बुक को यूज करते हुए, नॉट ओनली सिंगल पर्टिकुलर, मेरे पास तो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स होते हैं, जो कंटेंट जो लैंग्वेज हमें जहां से अच्छी मिलती है वहीं से उसको पिक करके आपके नोट्स क्या किए जाएंगे, प्रिपेयर किए जाएंगे। क्लियर। एंड डिमांड में बहुत रहने वाले हैं नोट्स, याद रखिएगा कि आप लोग बिल्कुल क्रक्स निकाल के लिख रहे हैं कि बुक्स में आपको दोबारा एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट यू हैव टू सी दिस। आपने ये नोट्स पढ़े, और सेकंड थिंग, लिखवाने का मोटिव क्या है। ये जो मैं कह रहा हूँ ना 40 आउट ऑफ 40, ये ऐसे नहीं आएंगे। ये आने का कारण क्या है कि वो चीज आप लोगों ने अपने हाथ से लिखी है, लिखते टाइम आप उसको दोबारा क्या करते जा रहे हैं, याद करते जा रहे हैं, एक एंड और क्लैरिटी आप लोगों को मिलती जा रही है। क्लियर। इधर लिखिए यस, इट इज दी, यहां पे वर्ड क्या आएगा सर, इट इज दी स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज कॉमा problems at the level of economy, that is economy as a whole. That means पूरी कंप्लीट इकोनॉमी लेवल पे डिस्कशन करना, दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमी एज अ होल। कि सिर्फ अपने बारे में ना सोचो, इतना भी सेल्फिश नहीं बनना जरूरी। फिर अब अल्टीमेटली आप थोड़ा सा इंडिया लेवल पे सोचिए कि अगर आपका ये एक्शन ऑल ओवर द इंडिया क्या इंपैक्ट लेकर आएगा, दैट इज कॉल्ड एज कि आई एम थिंकिंग अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स, नॉट अबाउट द माइक्रो इकोनॉमिक्स। फिर नंबर टू टर्म। सर ये वर्ड्स आए कहां से, इट इज डिराइव्ड, ये जो आप वर्ड यूज करते हैं माइक्रो मैक्रो, ये वर्ड कौन सा है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस, MIKROS, माइक्रोस, which means small, एंड सेम यहां पे वर्ड क्या आएगा सर, मैक्रोस। इट इज, एंड ये कॉन्सेप्ट आपने इवन +1 के भी बेसिक्स में सबसे पहले टॉपिक में डिफरेंस रीड किया होगा, बट स्टिल ये हर बार की तरह सर माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस तो पहले एक बार करवाएंगे ही करवाएंगे। क्लियर। सो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, क्या वर्ड सर, मैक्रोस, which means large, number third point, central problem, सर इधर आपकी जो मेन सेंट्रल प्रॉब्लम है दैट इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, क्योंकि सर स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस के कारण एंड ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होने के कारण आप लोगों के पास प्रॉब्लम कौन सी अराइज हुई, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। एंड उसी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को, मतलब रिसोर्सेस को सही वे से यूज करना, रिसोर्सेस को प्रॉपर जगह पे एलोकेट करना ही आपका क्या था, मेन सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ क्या थी, इकोनॉमिक्स। क्लियर। मतलब +1 लेवल तक आप जस्ट इतनी सी बात पे कंसर्न थे कि कोई भी कंज्यूमर, कोई भी प्रोड्यूसर अगर अपने रिसोर्सेस को यूज करता है तो सर सही जगह यूज कर, क्या करे, सही जगह यूज करे, दैट इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। बट पर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उसी पर्सन की पड़ी थी, पूरी इकोनॉमी की नहीं। बट इधर सर, इधर वर्ड हमारा मेन जो चलता है दैट इज ऑप्टिमम, एंड वर्ड क्या चलता है जी, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। यहां पे सर एलोकेशन इज नॉट द मेन थिंग, मैक्रो में एलोकेशन हमारा मेन पॉइंट नहीं है। यहां पे मेन पॉइंट क्या है, अरे कहीं तो लग रहे होंगे रिसोर्सेस, कहीं तो लग रहे होंगे ना, बस जहां भी लगे, कहां तुम देख +1 में तुम्हारा जोर था ना, यही लगाओ, आपको रिसोर्सेज यहीं पे लगाने, मतलब वहां पे तुम्हारा जो फोकस था वो किस पॉइंट के ऊपर था, एलोकेशन के ऊपर। बट यहाँ पे क्या वर्ड है, देख अगर रिसोर्सेज इकोनॉमी के हैं, रहेंगे तो इकोनॉमी में, लगेंगे तो इकोनॉमी में, बस ये ध्यान रखना
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होनी चाहिए, एंड सबसे बड़ा मेन पॉइंट क्या, फुलर यूटिलाइजेशन होनी चाहिए, कोई वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। हम तो बस ये चाहते कि हमारा मोटिव यहां लगाना वहां लगाना नहीं है, ऑल ओवर लगेंगे तो इकोनॉमी में, लगेंगे तो इकोनॉमी में, बस हम ये चाहते हैं कि जी वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। जो भी रिसोर्सेज यूज करो 100% यूज करना, फुलर यूटिलाइज करना, हमारा तो मेन मोटिव ये है। क्योंकि दिक्कत ये है, अगर तुमने रिसोर्सेस को प्रॉपर वे से यूज नहीं करा, फुल यूटिलाइज नहीं करा, वेस्टेज करी, तो सर ये काफी सारी एक चेन, क्लियर, इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, डिमांड, सप्लाई, ये सारे फैक्टर्स आपके क्या होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। कहीं एक दिक्कत करोगे, पूरी की पूरी चेन आपकी क्या होएगी, डिस्टर्ब होगी। तो हमारी बस कोशिश ये है भाई साहब, कहीं काम करो, क्लियर, कहीं काम करो, कहीं अपने रिसोर्सेज लगाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट जहां भी लगाओगे ना कंप्लीट यूटिलाइज करना, अंडर यूटिलाइज मत करना, क्लियर, जिसको कहते हैं फुल यूटिलाइज करना, ओवर तो कर ही नहीं पाओगे क्योंकि आपके पास इतने रिसोर्सेज है ही नहीं, क्लियर। चलिए नंबर 4 पॉइंट डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट माइक्रो इकोनॉमिक्स में सर हमारा जो डिटर्मिनेंट था वो कौन था, प्राइस। प्राइस इज द डिटर्मिनेंट, price is the determinant to solve problems। आप लोगों ने देखा होगा सर, मार्केट इक्विलिब्रियम कभी आपका शिफ्ट कर गया, ये मैंने वर्ड यूज किया शिफ्ट, कुछ थोड़ा थोड़ा याद आया। दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है शिफ्टिंग, एक होता है मूवमेंट। मूवमेंट जो होती है वो किसके कारण होती है, प्राइस, ड्यू टू चेंज इन प्राइस। और शिफ्टिंग जो होती है वो किसके कारण होती है, ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन, ऐसे छोटी छोटी बातें पिक करना। शिफ्टिंग वर्ड यूज करा कि मार्केट इक्विलिब्रियम आपका शिफ्ट हो गया, तुमने उसको दोबारा इक्विलिब्रियम में कैसे लाया, तुमने उसको दोबारा इक्विलिब्रियम में, डिसइक्विलिब्रियम हो चुका था, दोबारा उसको इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में कैसे लाया, कुछ नहीं, सिंपल सा पॉइंट है, प्राइस अप डाउन कर दो, कॉमन सेंस। अगर मान लीजिए डिमांड बढ़ गई या सप्लाई कम हो गई, ये सब कुछ सेटल डाउन हो जाएगा सर, क्योंकि डिटर्मिनेंट कौन है, माइक्रो पे डिटर्मिनेंट कौन है, प्राइस को फ्लक्चुएट करोगे ना, ये दोबारा फिर किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं। बट सर मैक्रो के अंदर वर्ड किसको लेके चलते हैं हम, इनकम। इनकम इज द इनकम इज द मेन डिटर्मिनेंट, इनकम इज द मेन डिटर्मिनेंट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। और पूरी इकोनॉमिक्स में, नेक्स्ट आगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, आप कुछ भी अगर सेटलमेंट करेंगे ना, किसी भी पॉइंट पे अटक गए, कोई डिसइक्विलिब्रियम हुआ या कुछ भी केस हुआ, उसका एक ही सोल्यूशन है, क्या सर, इनकम। इनकम को फ्लक्चुएट करो, अप डाउन करो, ऑटोमेटिकली आपकी इकोनॉमी पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। क्योंकि देखो सर, सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास इनकम होगी तो नेक्स्ट आगे मैं क्या कर पाऊंगा, खर्च कर, कॉमन सेंस। मेरे पास अगर इनकम होगी तो मैं नेक्स्ट आगे क्या कर पाऊंगा, एक्सपेंड कर पाऊंगा। मतलब सर, मेरी जो डिमांड है वो किस पे डिपेंड करती है, इनकम के ऊपर। और अगर मार्केट में आपका इक्विलिब्रियम, ऑल ओवर द इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम अगर आपका हिल भी जाता है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनकम के थ्रू उसको क्या कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं। सर कैसे, मेरे को समझ नहीं आया। कभी कभी आप देखते होंगे इकोनॉमी में, देखो सारा का सारा खेल अल्टीमेट मनी रेगुलेशन का। तेरी इकोनॉमी जितनी भी ये चल रही है, सारी किसके थ्रू चल रही है, पैसे के थ्रू चल रही है, क्लियर। किसी टाइम पे आप देखते हैं जी मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा है, एंड किसी टाइम पे देखते हैं जी मार्केट में बिल्कुल मंदी छा रखी है, जो अपने बिजनेस टर्म्स वर्ड बोलते हैं, तेजी, मंदी, जिसको वर्ड बोलते हैं बूम पीरियड, सबसे हाई, क्लियर। एंड एक होता है सर रिसेशन, और उससे भी बुरा होता है डिप्रेशन, क्लियर। ये 4 फॉर्म्स ऑफ मार्केट हैं, तो नेक्स्ट सेशन में अपन डिस्कस करेंगे सारी थिंग्स, क्लियर। तो जब आप देखते हो कि मार्केट में सर बहुत पैसा हुआ पड़ा है, जैसे मोस्टली फेस्टिवल के सीजन पे, ये आपने इंडिया है, नॉर्थ साइड है, अपने नॉर्थ में तो नेचुरली एग्रीकल्चर का थोड़ा ज्यादा इंपैक्ट है, क्लियर। ये अभी अप्रैल आएगी ना, 13 अप्रैल को क्रॉप, बैसाखी है ना, सारी क्रॉप मार्केट में जाएगी, फार्मर्स के पास क्या आएगा, पैसा आएगा,
ये पैसा कहाँ सर्कुलेट करेगा? ऑल ओवर द मार्केट। सबके इनकम सर्कल क्या हो जाएंगे? तेज हो जाएंगे, मतलब धड़ाधड़ पेमेंट्स निकलेंगी। कई बार नॉर्मली कहते हैं सर लेट इट भी, मान लो मैंने किसी से फीस कॉल करनी है, कुछ भी है, सर अभी थोड़ा सा हाथ टाइट है, अभी सर्कल थोड़ा टाइट है, अभी रुक जाइए, 10-15 दिन तक दे देंगे या 1 महीने तक दे देंगे या कुछ भी है। उनका कारण क्या है? क्योंकि सर जब पैसा उनके पास आएगा तभी तो नेक्स्ट आगे वो क्या कर पाएंगे? खर्च कर पाएंगे ना। ये सारा ही सर्कल तेरी इकोनॉमी का कौन चला रहा है? इनकम। अब एक चीज सोच, मार्केट में पैसा ही पैसा हुआ पड़ा है। अब जितना ज्यादा मार्केट में पैसा होगा, लोगों के हाथ में जितना पैसा होगा, सिंपल सा वर्ड बोलते हैं, लोगों के हाथ में जितना पैसा होगा उतना ही तुम नेक्स्ट आगे क्या करोगे? खर्च करोगे। खर्च करने का मतलब क्या बढ़ेगी? डिमांड। क्या बढ़ेगी? डिमांड। सर एक बात बताओ, दुनिया तो डिमांड कर रही है, लोग तो मांग रहे हैं, ले आओ जी पैसा, बोलो कितना चाहिए, हम देने को तैयार हैं। क्यों? पैसा इतना हुआ पड़ा है मार्केट में, मनी फ्लो क्या हुए पड़े हैं? तेज हुए पड़े हैं, सबके चक्कर घूमे पड़े हैं जी, इतना पैसा हुआ पड़ा है। सर सप्लाई थोड़ी बढ़ जाएगी, रिसोर्सेज तो आपके क्या होते हैं? स्कार्स होते हैं। मैं तो उतना ही प्रोड्यूस कर पाऊंगा जितने मेरे पास क्या होंगे? रिसोर्सेज होंगे। अब देयर इज अ गैप किसके बीच में? एग्रीगेट डिमांड क्या हो गई? ज्यादा। एग्रीगेट सप्लाई क्या हो गई? कम। एक चीज बता, किसी प्रोडक्ट की डिमांड है 140, सप्लाई है 100, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा? प्राइसेस बढ़ने क्या हो जाएंगे? स्टार्ट। एंड सर ये क्या आप एक सिंगल पर्सन की बात कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, किसकी बात कर रहे हैं? मैक्रो लेवल। एंड सर मैक्रो लेवल अगर ऑल ओवर महंगाई होनी शुरू हो गई तो सर ये दिक्कत वाली बात हो जाएगी। फिर आप किस बात की इकोनॉमी को रेगुलेट कर रहे हैं? किस बात की सरकार बिठाई हुई है हम लोगों ने? अगर इतनी महंगाई है, जैसे पेट्रोल एट प्रेजेंट कितना सर? 97+ है, समझ रहे हैं ना? तो सर इतनी कॉस्ट कोई छोटी कॉस्ट थोड़ी है। डे बाय डे, मतलब आप ये मान के चलिए आफ्टर कोरोना 2020-21 के बाद हर चीज के प्राइस ऑलमोस्ट 1.5 गुना हो चुके हैं। चाहे वो आपकी कंजम्पशन आइटम है, चाहे वो आपकी यूज की आइटम है, चाहे वो आपकी कोई पर्सनल केयर है, हर चीज के प्राइसेस क्या हो चुके हैं? डबल या एटलीस्ट 1.5 हो चुके हैं। तो सर महंगाई तो आएगी आएगी, फिर इसको कंट्रोल कैसे करें? सर मनी सप्लाई खींचनी पड़ेगी, इन लोगों के हाथ से पैसा छीनो। कहते कैसे? इनकी इनकम कम करो। कहते वो कैसे? टैक्स लगा दो, खर्च ही नहीं करेंगे। समझ गए ना? तो इस तरह से मतलब पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए जो वर्ड चलता है दैट इज इनकम। इनकम के सहारे ही पूरी इकोनॉमी को हम क्या करेंगे? आने वाले टाइम में रेगुलेट कर। क्लियर? एंड द लास्ट इज नंबर 5। नंबर 5 यहीं पे कर दे, ऑल्टरनेटिव नेम। ऑल्टरनेटिव नेम, इसी कारण इसको सर प्राइस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? प्राइस थ्योरी, एंड इसको वर्ड बोलते हैं सर थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। क्लियर? सो दिस इज अ वेरी फ्यू वर्ड्स में मैंने जो इंट्रोडक्शन आप लोगों के साथ डिस्कस की है, ठीक है, बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, बट नेक्स्ट लेक्चर में लिटरली कह रहा हूं, लिटरली बहुत फर्क फील होगा, बिकॉज द कॉन्सेप्ट हम जो डिस्कस करने वाले हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के रिगार्ड। ये तो एक बेसिक टर्मिनोलॉजी थी रिगार्डिंग द माइक्रो एंड मैक्रो कॉन्सेप्ट्स को लेकर। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ जो प्रॉपर डिस्कशन होगी, द डायग्रामेटिक वर्क हम जो थोड़ा सा करेंगे, दैट इज ऑल अबाउट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के रिगार्डिंग। एंड टचवुड बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत मजा आने वाला है अल्टीमेटली, क्योंकि जब नोट्स आप लोग साथ साथ बनाएंगे ये क्लैरिटी भी आप लोगों को क्या होती रहेगी? प्रोवाइड होती रहेगी। इज दैट क्लियर? सो ज्यादा टाइम ना लेते हुए रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। क्लियर? एंड नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक होगा हमारा सर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ओके, थैंक्स अ लॉट एवरीवन।